खा लिया इतने दिन इंडिया का खाना, टेस्टी टेस्टी, अब वापस से व्रत के लिए तैयार हो इतने दिन के। तो जी ये खड़ी है फाइनली अपनी गाड़ी, इतने दिनों बाद मिल ही ली है वापस से। तो अभी अनलॉकिंग वाला तो चलेगा नहीं इसका, मेरे को चाबी लगा के ही जो है वो खोलनी पड़ेगी। होपफुली भाई सही हो, मतलब कनेक्ट करने पे चल जाए, वरना अबे ये क्या भाई, खुल ही ना रही है तो गाड़ी हमारी। 3 2 1 होगी या नहीं होगी स्टार्ट, देखें। लेट्स गो भाई, हो गई भाई, इतने दिन बाद भी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो ही गई। बाकी बैंकॉक की स्काई लाइन देख लो भाई, और बैंकॉक के हाईवे पे अपनी स्कॉर्पियो एंड दौड़ रही है। ओए होए होए, मज़ेदार भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी भाई जगह दे ही नहीं रही है एम्बुलेंस को, पर वैसे ज़्यादा ही भीड़ लग रही है भाई, क्या ही देंगे ये। चलो जी चलो, बैग वैग सेट कर दिए सब कुछ, लेट्स गो। इस ट्रिप पे तो भाई साहब बहुत भसड़ हुई है डॉक्यूमेंट्स को लेके। पहले नहीं वीडियो बना रहा हूँ भैया को कह रहा हूँ। हाँ तो डॉक्यूमेंट्स को लेके पहले कारनेट का इशू हुआ, कारनेट भी बन गया। उसके बाद भाई फिर पुराना कारनेट मुंबई में रह गया, फिर कैसे जैसे करके रात को 12:30 1 बजे भाई आया, तो उसमें भी पंगा थोड़ा सा निपट गया लेकिन टाइम से। बट अभी इस भी सिंगापुर वीज़ा, आंटी जी सिंगापुर वीज़ा का अभी भी भाई पंगा है, क्योंकि मुझे लगा था सिंगापुर वीज़ा कर देंगे इशू, बट उन्होंने मतलब उनकी ये पॉलिसी है कि आपने जिस भी डेट को जा रहे हो उससे 1 महीना पहले से आप बुक नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर 15 मई को एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे 15 अप्रैल के बाद ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, 15 अप्रैल से पहले मैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। तो अपना सिंगापुर वीज़ा का तो काम अभी भी नहीं हुआ, बट कुछ लोगों से मैंने पता किया तो वो ऐसा कह रहे हैं कि आप सिंगापुर वीज़ा एज एन इंडियन मलेशिया से भी लगवा सकते हो। मलेशिया में जाके वहाँ पे उनकी सिंगापुर एम्बेसी है, तो देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं मलेशिया में ही, वरना तो फिर जो होगा देखा जाएगा। मतलब वही लोग देख लो कहते हैं ना कि ईजी है, ऐसा नहीं है भाई। वीज़ा, हर वीज़ा की अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, और हमें किस डेट पे कहाँ पे एंटर करना है वो पूरा मैथ लगाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। और फिर हम तो मैथ लगा ले, लेकिन एम्बेसी वाले उसी डेट का वीज़ा दे ना दे, वो भी टेंशन वाली बात रह जाती है। फिर अब कारनेट के लिए आना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो वीज़ा लग जाएगा सिंगापुर का, बट उनकी अलग ही पॉलिसी थी तो वो भी नहीं लगा। आया तो नहीं यार सोहन, बोला तो था कि निकल जाओ भाई साहब। फोन कर देता हूँ, आ जाएगा। हाँ ये जिम के बाहर आ गया रोड पे, आ जाओ। ओके चलो, आ रहा है भाई। उसका एक छोटा सा बैग है, जो बैग हम ना इसके अंदर फिट कर देंगे, क्योंकि ये बैग आधे ज्यादा खाली है, इसमें बस थोड़े से चावल वगैरह वो ही है, मतलब खाने पीने का सामान है ना। आ जाएगा ना, तो हो जाएगा भाई सेट सब कुछ। आइए जी आइए, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वालों, क्या हाल है? खा लिया इतने दिन इंडिया का खाना, टेस्टी टेस्टी, अब वापस से व्रत के लिए तैयार हो इतने दिन के। इंडिया में ये है ना भाई, घर पे रहो तो खाना टाइम से मिल जाता है, वहाँ पे मिल तो जाता है खाना, बट ऊट पटांग टाइम पे मिलता है, क्योंकि कभी हॉस्टल अभी मतलब रेस्टोरेंट मिले ना मिले। और हाँ, एक टाइम तो मतलब मिलता ही नहीं था समझ लो। ब्रेकफास्ट में तो हम फ्रूट्स खा खू के ही निकलते थे किसी तरह, फिर लंच मिल जाए तो ठीक है, और डिनर भी मिल ही जाता था काइंड ऑफ, वरना पिज़्ज़ा वगैरह से काम चला देते थे। ठीक है, ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कंबोडिया का पता नहीं, लेकिन थाईलैंड में तो मिल जाता था भाई रेस्टोरेंट्स में। कंबोडिया में लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दिन भी होना शुरू हो गया है, सूरज देवता ने दर्शन देने शुरू कर दिए है, तो जब तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे शायद से रोशनी हो चुकी होगी। फ्लाइट भाई वही सेम अपना IGI टर्मिनल 3 से है, इंडिया टू बैंकॉक विस्तारा की। मुझे बेस्ट एयरलाइन लगती है भाई, और इंटरनेशनल में एमिरेट्स बेस्ट लगती है। विस्तारा के कैबिन्स भी अच्छे, अंदर से स्टाफ भी बढ़िया है, सर्विसेज भी अच्छी है, तो ओवरऑल सही है। नॉर्मल जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनसे 2-3 हज़ार रुपये टिकट महंगी ज़रूर है। जैसे इंडिगो की ये सेम टिकट मिल रही थी 12-13 हज़ार में, और ये विस्तारा वाली मिली है 16 हज़ार में, तो 3 हज़ार का फ़र्क ज़रूर है। बट 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट ना अच्छे से निकल जाती है। इंडिगो भी वैसे तो सही है, बट स्टिल मुझे विस्तारा ज़्यादा पसंद है। तो थी 8 बजे की फ़्लाइट, लेकिन 9:15 की हो गई है, और अब थाईलैंड के 3:30 बजे पहुंचा देगी, यानी इंडिया के अराउंड कितने 2 बज रहे होंगे शायद से वहाँ यहाँ के, क्योंकि 1.5 घंटे का डिफरेंस है ना, तो 4-4.5 घंटे की है, बट थोड़ा जल्दी पहुंचा देती है, तो कवर कर लेगी मेरे ख्याल से जो डिले हुई है ना। लो जी लो,
पहुंच गया फाइनली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। तगड़े वाला भीड़ लगी पड़ी है, तो लास्ट गेट पे उतरेंगे, वहाँ थोड़ी कम भीड़ होती है भाई। वैसे तो अपने पास इनफ टाइम है। कितने बज रहे हैं? 6:06 हुए केवल, तो मतलब 3 घंटे से भी ऊपर है, तो बहुत आराम से। जनरली जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है ना, आप 3 घंटे पहले जाया करो एयरपोर्ट, सिक्योरिटी इमिग्रेशन वगैरह हो जाती है टाइमली क्लियर। और अगर डोमेस्टिक है तो 1.5-2 घंटे पहले भी जाओगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपना इमिग्रेशन नहीं आना करना पड़ता। तो कभी कभी इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत भीड़ हो रही होती है। सब्सक्राइबर थे भाई दूसरी गाड़ी में यहाँ पे। भैया लास्ट गेट पे उतारना 7 या 8 पे। तुम ये बैग खोल के इसमें डाल दो अंदर अपना पूरा का पूरा। हाँ ये खाली है ना, बस एक ही बैग अलाउड है ना तुम्हारा, क्योंकि तो यही वाला जा पाएगा। तो अपने दोनों के एक एक चेक इन बैगेज मिले हुए हैं 30-30 किलो, जो ऑब्वियसली 30 किलो होगा नहीं, हमारा 15-20 किलो ही होगा मैक्स वेट। और एक एक कैबिन बैगेज है, तो कैबिन बैगेज में ये तो अपना पीठ वाला बैग ले जाएगा, मेरा एक सूटकेस है वो छोटे वाला ट्रॉली, और एक मेरा पीठ वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कैबिन में बैग होता है उसका 7 किलो की लिमिट होती है विस्तारा में, इसमें तो वो भी हमारा 5-6 किलो से ऊपर जाता नहीं है। मुझे लग रहा है यूके, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट होएगी, और ये स्टूडेंट्स ही है ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं इस टाइम पे। होली वगैरह की वजह से आए होंगे लोग घर पे, और अब वापस जा रहे होंगे अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने। लो जी गेट नंबर 6 हो रहा, 7 यहाँ कहीं पे। हाँ यहीं रोक दो बस, सही है भाई। ट्रॉली यहीं पे मिल जाती है, अपना लगेज सीधा उतारेंगे और अंदर। चलो जी चलो, कहा था ना दिन हो जाएगा एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते। ट्रॉली ले आते हैं जी, चलो भरावा चलो। तो ये बैग डाल लेगा पहले उसके अंदर, और मेरे बैग तो रेडी है ही अपने पूरे। होपफुली मेरा सूटकेस इस बार ना तोड़ दे एयरपोर्ट वो अपना फ्लाइट वाले। तो ये बैग ऑलमोस्ट खाली था भाई, एक तवा था और थोड़ा वो सामान और था। तो सोन का बैग ऐसा का ऐसे ही आ गया, बस ट्रिमर निकाल लिया इसमें से। बैटरी वाली चीजें मना करते क्योंकि कैब चेक इन बैगेज में। मेरे दोनों सेम बैग, बाकी एक बैग ये है मेरा पीछे वाला, तो ये मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। अब बढ़िया भाई, अपने कंधों पे और हाथों पे कोई जोर नहीं, बस ट्रॉली खींच के अंदर ले जानी है मस्त। वैसे ना ये डिजी यात्रा वाला सिस्टम सही है भाई, लाइन में ज़्यादा लगना नहीं पड़ता। बट मैंने आज तक डिजी यात्रा का करा ही नहीं, क्योंकि बाय रोड ही ट्रैवल हो रहा है। फ्लाइट बहुत कम ले रहा हूँ, पहले मैं बहुत लिया करता था, तो मैंने कहा जैसे चल रहा है चलन दो। भीड़ है भाई, लास्ट के दोनों गेटों में भी भीड़ है, मुझे लगा था भीड़ नहीं होगी। चलो अब लग जाते, क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं। लो भाई एंट्री कर लिया फाइनली। जितना टाइम दिख रहा था, मतलब लग रहा था कि लगेगा, बट उतना लगा नहीं। 5-7 मिनट में ही एंट्री मिल गई है। अब विस्तारा का काउंटर ढूंढते हैं और फटाफट से अपना बोर्डिंग पास लेते हैं चल के, क्योंकि 2-2.5 घंटे है, तो आराम से बैठ जाएंगे फूड कोर्ट में, खाना पीना कर लेंगे कुछ। तो ये रही भाई अपनी फ़्लाइट 8 नहीं, ये नहीं है, 8:25 दिखा तो रहा है बैंकॉक की, पर ये डिले क्यों दिखा रही थी? अच्छा ऊपर लिखा ना यार, हाँ 9:15 की हो गई है, 8:25 की थी, ठीक है। रो नंबर ए में जाना है, चेक इन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अपनी। ए का मतलब है भाई बिल्कुल आगे आगे, मैं हर बार भूल जाता हूँ विस्तारा का काउंटर कहाँ था। अब उतरे हम गेट नंबर 8 पे है, जबकि जाना है बिल्कुल ए पे, तो मतलब गेट नंबर 1-2 के आसपास अंदर ही अंदर चलना पड़ेगा। तो जी ये रहा विस्तारा का काउंटर, यहाँ अभी तगड़ी ही भीड़ लगी पड़ी है, तो 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे शायद। चलो जी चलो, फाइनली बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सब कुछ हो गया है। मेरे को लग रहा है इमिग्रेशन में ना इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर दिया, इस चक्कर में काफ़ी लोग जा रहे हैं, और समझ रहे हो ना, आ भी नहीं रहे होंगे वापस कुछ लोग, तो इसलिए इमिग्रेशन वाले पूरा पूछ रहे थे रिटर्न टिकट दिखाओ, ये वो। तो मेरी तो रिटर्न टिकट बुक थी सिंगापुर से वापसी की, क्योंकि मैंने वीज़ा के लिए बुक करी थी ना वो, तो मैंने वही दिखा दी। मैंने कहा ठीक है चलो, तो वरना अगर रिटर्न टिकट नहीं है तो दिक्कत करेंगे। तो अगर कोई भी थाईलैंड जा रहा है, वीज़ा फ्री तो ज़रूर है, लेकिन टिकट दोनों तरफ की बुक करके लाना, और साथ में भाई अपना वो भी होटल बुकिंग्स भी चाहिए, तो वो भी मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरा करना भाई। बाकी ये जी आ गए हम ड्यूटी फ्री में, जहाँ से हमें ऑब्वियसली कुछ भी ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की। खाने का तो सुबह सुबह यार क्या ही खाए, सबवे ही चलते हैं, सबवे में खा लेंगे, या मैकडोनल्ड्स वगैरह होगा, यही है सब। और वैसे तो ये चीज़ें यार वहाँ जाके अब रेगुलरी बेसिस पे खानी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना और जाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर यही है, मैकडी वैकडी से काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। वैसे तो हमारी एक मील फ़्लाइट में भी इंक्लूडेड है, तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही वहाँ पे भी, बट भूखा भी लगी है थोड़ी सी। तो जी ऊपर जाना पड़ेगा, ये सारे स्टोर है, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह सब कुछ। लेट्स गो, खाना पीना करे ज़रा। बड़ा ही प्रीमियम लगता है भाई ये टर्मिनल 3 का जो फूड कोर्ट है ना, ऐसे मस्त सी एम्बियंस वगैरह पूरी। तो जी मैंने तो ले लिया 1 प्लेट इडली,
हल्का फुल्का है, फ्लाइट में दिक्कत भी नहीं होगी। और सोहन ने लिया है बर्गर, तो सुबह सुबह मेरा मन नहीं था बर्गर का, मैंने कहा इडली खा ली जाए, सही रहेगा। अभी उसका बना नहीं आ रहा है वो फिलहाल। तो भाई बोर्डिंग पास में तो गेट नंबर 6 लिखा था, बट जस्ट अभी अभी मैसेज आया मेरे फ़ोन पे कि गेट जो है वो चेंज कर दिया गया है। 6 नंबर गेट से काठमांडू की फ़्लाइट उड़ेगी और हमारी विस्तारा वाली है 9B से। तो अच्छा वो मैसेज देख लिया, वरना कई देर तक यहीं बैठे रह जाते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, पहले तो टाइम चेंज हुआ, अब गेट भी चेंज कर दिया, पता चले कैंसिल ही ना कर दे। और कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी फ़्लाइट देंगे या रिफ़ंड देंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ, क्योंकि आगे कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है। अगर कनेक्टिंग हो ना और फिर एक कैंसिल हो जाए तो नुकसान डबल हो जाता है। बट अब हमें तो डायरेक्टली बैंकॉक ही जाना है, तो जब मर्जी पहुंचा दो, दोपहर शाम रात क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी तो भाई यहाँ पे एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी है शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ एयर इंडिया ही है, तो अपनी तो फ़्लाइट भी नहीं आई अभी तक। जो क्रू है फ़्लाइट का वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं, डिले हो गया ना क्योंकि इसलिए। तो हमने तो आईपैड चार्ज पे लगा दिया सामने यहाँ पे, इतने 20-25 मिनट तो लगेंगे ये भी बोर्डिंग वोर्डिंग में, तो चार्ज हो जाएगा तब तक। चलो जी भाई लैंड हो गया है। होपफुली इमिग्रेशन पे ज़्यादा भीड़ ना हो और जल्दी जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाए। और गर्मी तो हो रही है, 34 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। आगे का क्या प्लान है देखते हैं, पहले इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लेते हैं फिर बताता हूँ। अच्छा जैसे कि मैंने बताया था भाई, थाईलैंड ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। वीज़ा फ्री का मतलब है कि कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर आके वीज़ा तो लेना पड़ेगा, बट उसकी फ़ीस फ्री कर दी है। तो ऐसा नहीं है भाई, अब आपको वीज़ा ही लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना इमिग्रेशन काउंटर पे जाओ, वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे। ये चाइना और इंडिया के लिए किया था शायद इन्होंने, बट मेरे पास तो ऑलरेडी मल्टीपल एंट्री वीज़ा है थाईलैंड का, 30 या पता नहीं 29 अप्रैल तक। और सोहन का जो था वो एक्सपायर हो गया, तो इसको यहाँ पर अब मतलब वीज़ा तो लेना नहीं पड़ेगा, फ्री है क्योंकि। बट मेरे वाले में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत तो दोनों में ही नहीं है वैसे, बट भीड़ तो दोनों की लगेगी इमिग्रेशन पे, चाहे मेरे पास वीज़ा है चाहे नहीं है, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। और ये भाई स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है थाईलैंड का। वैसे बैंकॉक में ना 2 एयरपोर्ट है, स्वर्ण भूमि और डोन म्यूइंग। तो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो स्वर्ण भूमि से ही चलती है, इसलिए हमारी भी जितनी बार भी मैं थाईलैंड से इंडिया गया हूँ या आया हूँ, हमेशा स्वर्ण भूमि पे ही आया हूँ। ये देखो भाई, जब वीज़ा फ्री नहीं था ना, तो उस टाइम पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 360 मीटर आगे जाना था, तो आप यहाँ पे भी ले सकते थे। इमिग्रेशन से पहले भाई ये सिम का काउंटर मिल गया, AIS 5G करके। यहाँ पे मैंने सिम ली है, ये 15 दिन की 699 बात की, मोटा मोटा 1400-1500 रुपये। अब हम थाईलैंड में वैसे तो 2-3 दिन या मैक्स 4 दिन ही रहेंगे, तो मैंने कहा 15 दिन की तो ले ही ली जाए। कभी कभी डेटा चाहिए होता है, अनलिमिटेड डेटा है ना इसमें, तो अपलोडिंग के काम आ जाएगा वो। और 2 नहीं ले रहे, 1 ही ले रहे, क्योंकि 3 दिन के लिए 2 अलग सिम लेके क्या फ़ायदा, एक से ही काम चला लेंगे हॉटस्पॉट दे दे के। वैसे होटल्स में तो वाईफाई होता ही है भाई। सब सिम की तो स्पीड इनकी क्रेजी आ रही है, देखना 864 MB, पर अपलोड मैटर करता है हमारे लिए, डाउनलोड नहीं। तो अपलोड भी ठीक है भाई, 100 भी मिल जाए तो बहुत है। चलो अब जंग लड़ने चलते हैं भाई, जंग लड़ने मतलब लाइन में लगते हैं इमिग्रेशन की। यहाँ पे तो देख के लग रहा है भाई इतनी भीड़ होगी नहीं, या तो ये हो सकता है अब फ्लाइट वाले जितने लोग आए थे फटाफट भग गए होंगे वहाँ इमिग्रेशन पे, तो वहीं जाके एक्चुअल पता चलेगा भीड़ का। बाकी होटल बुक कर दिया मैंने आज के लिए, क्योंकि हमें आज रात ही रुकना है बैंकॉक, कल तो हम पटाया भाग जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए अभी इनिशियल प्लान ये था कि यहाँ से जाएंगे अपने होटल, सारा सामान रखेंगे, देन वहाँ से टैक्सी पकड़ के जाएंगे जहाँ पे अपनी स्कॉर्पियन खड़ी हुई है वहाँ तक, और फिर गाड़ी लेके होटल आ जाएंगे। बट अभी प्लान चेंज है, हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ से हम डायरेक्टली टैक्सी पकड़ के जाएंगे अपनी स्कॉर्पियन के पास, ये सारा बैग उसमें ठूसेंगे जितने भी है, और फिर स्कॉर्पियन से जाएंगे होटल में।
तो डबल डबल टैक्सी के क्यों भरने, पहले होटल फिर वहाँ, है ना। डायरेक्टली एक बार ही यहाँ से चलते हैं। अराउंड कुछ 30-40 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है उधर का। A few minutes later. चलो जी भाई, इमिग्रेशन डन। बस एक ही क्वेश्चन पूछा, कितने दिन के लिए यहाँ रुकोगे। मैंने कहा 4 दिन। 4 दिन बाद तो हमने कल ही जाना है कंबोडिया, और जाने दिया। सोहन से तो शायद वो भी नहीं पूछे। एयरपोर्ट के अंदर तो गर्मी का पता नहीं चल रहा, बट बाहर तो होगी भाई गर्मी। वैसे तो अब गुड़गांव में भी 29-30 डिग्री होने लग गया था, तो यहाँ का 34 इतना चुभेगा नहीं। चाइना लाओ उसके बाद से जो गर्मी पड़ी थी ना, उसमें हालत ख़राब हुई थी अचानक से, बट अब बॉडी अडेप्ट हो गई है। चलो भाई, बात हो गई है उनसे। वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पे हूँ, यहाँ से 54 मिनट दिखा रहा है, हम टैक्सी करके जाएंगे तो वही मिल जाएंगे हमें। अपना चाबी वाबी लेके बैटरी का टर्मिनल जोड़ेंगे और स्टार्ट कर लेंगे। होपफुली कोई दिक्कत आएगी नहीं गाड़ी में, सही सलामत होएगी जैसे छोड़ के गए थे। फिर उसको लेके सीधा निकलेंगे होटल। होटल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की ड्राइव है। और अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके पूरा अच्छे से खाने पीने जाएंगे फिर। चलो जी, टैक्सी हमने ग्रैब ऐप से बुक कर ली थी और आ गई है फर्स्ट फ्लोर की। एग्ज़िट नंबर 4 से बाहर जाना है, और ये आपको ग्रैब का पिकअप पॉइंट मिल जाएगा, यहीं पे आती है गाड़ी। लेट्स गो। ऑलमोस्ट 1 घंटा 55 मिनट या 50 मिनट के आसपास उनके घर का दिखा रहा है। चलो भाई चलो, पहुंच गया फाइनली। तो सोहन नीचे ही वेट करेगा बैग्स के साथ सारे, और मैं ऊपर से जाके गाड़ी ले आता हूँ, क्योंकि वरना इतना सामान ऊपर ले जाके फ़ायदा नहीं है ना। चलो भाई चलो, मैं चलता हूँ ऊपर और चाबी ले लेता हूँ। भाई साहब इतनी तगड़ी नींद में हूँ ना, क्या बताऊँ। कल रात भी नींद पूरी नहीं हुई, परसों भी नहीं सोया था मैं ढंग से। अब आज ये है, सारे काम वाम निपटा के 10-11 बजे सो जाऊंगा जल्दी जल्दी। हालत ही देख सकते हो आप मेरी शक्ल में, 12 बजे पड़े हैं। तो जी ये खड़ी है फाइनली अपनी गाड़ी, इतने दिनों बाद मिल ही ली है वापस से। तो अभी अनलॉकिंग वाला तो चलेगा नहीं इसका, मेरे को चाबी लगा के ही जो है वो खोलनी पड़ेगी। होपफुली भाई सही हो, मतलब कनेक्ट करने पे चल जाए, वरना अबे ये क्या भाई, खुल ही ना रही है तो गाड़ी हमारी। ये क्या हो गया भाई, खुल क्यों नहीं रही। खुल गई मेरी, फट गई भाई साहब, खुल नहीं रही। सबसे पहले तो भाई अपना वो आगे से बोनट खोले। तो भाई ये था पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हमने निकाल दिया था। अरे भाई साहब ये मिट्टी है, धुआं निकल रहा था। इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलो जी, ये कसना पड़ेगा वैसे अभी के लिए। फ़िलहाल एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि कनेक्ट तो हो ही गया। पावर आनी चाहिए बस मेन तो। हाँ यहाँ तो पावर आ गई है भाई लाइट में। 3, 2, 1 होगी या नहीं होगी स्टार्ट, देखें। लेट्स गो भाई, हो गई भाई। इतने दिन बाद भी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो ही गई। लेट्स गो। डीजल भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। अब हाँ, अपनी गाड़ी में बैठ के तो भाई अलग ही फील आती है। तो अब मैं इससे कस देता हूँ उसको, इसी से कसा जाएगा, प्लास से या इससे, ताकि वो ना हो, हिले ना। बंद करके ना, हाँ सही है बिल्कुल। हाँ जी हाँ हाँ वही, वो आपका उन्होंने सामान भेजा है कुछ, तो नीचे है एक बार बैग में। चलो भाई अच्छे से टाइट हो गया है, अब हिलेगा नहीं है। लेट्स गो भाई, एक बार और कर देते हैं ताकि परमानेंट ही हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलो जी चलो, लेट्स गो। इसकी वॉशिंग करवानी पड़ेगी, काफ़ी मिट्टी हो गई है इतने दिन। तो आ जाओ आप गाड़ी में नीचे तक, फिर साथ ही चलते हैं। अंकल जी का सामान देना थोड़ा सा, तो मैंने कहा नीचे ही साथ ही ले चलता हूँ गाड़ी में ही। ओहो गंदा हुई तो नहीं लगी ना कहीं पे भाई, नमी की वजह से, मेन वही होता है बस। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी नीचे आ गए हैं, बस सोहन यहीं पे खड़ा होगा, बैग्स वगैरह डाल देंगे सारे। बैग्स तो भाई अपने उतने ही हैं, बट सामान काफ़ी कम हो गया, क्योंकि हम इंडिया में अपने सर्दी के कपड़े वपड़े सब छोड़े आए हैं ना। और ये बैग्स वापस लाने का रीज़न ये था, क्योंकि जब हम सिंगापुर से इंडिया जाएंगे ना, उस टाइम पे भाई गाड़ी का एक एक सामान वापस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि शिपिंग के दौरान कुछ भी स्पेयर पार्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी फालतू का सामान नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ हमें अपने सूटकेस में भर भर के इंडिया ले जाएंगे, फिर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भी ले जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो नीला बैग है ना, ये मैं ले आया इंडिया से वापस, वरना इसकी ज़रूरत थी नहीं कुछ खास इतनी। तो चलो जगह बना दिया सोहन ने, हमारे बर्तन प्यारे प्यारे, जिससे हम खाना बना के खाते थे हैं। इंडिया में तो मस्त मज़े करे खा के, अब यहाँ पे असलियत वापस सामने आई जब मेहनत करनी पड़ेगी ना खाना बनाने में। चलो पहले ये सामान निकाल दो, यहीं खोल लो। यू टर्न लेना है ना, यू टर्न लेके जाना ना बाहर। यहाँ नहीं मुड़ेगी, यहाँ मुड़ेगी भी नहीं, आगे से ही लेना पड़ेगा। हाँ वही ठीक है, थैंक यू।
ओके जी ओके। तो होटल जाने से पहले पेट पूजा कर ली जाए किसी रेस्टोरेंट में। वैसे तो होटल हमारा इंडियन रेस्टोरेंट के बहुत पास ही है, तो देखेंगे जैसा भी है। अभी तो घुमाने के लिए आगे जगह चाहिए अपने को, यहीं से घूम जाएगी। बढ़िया था अंकल, काफ़ी अच्छा नेचर। इतने दिन गाड़ी भी खड़ी रखी यहाँ पे, और अरे यार सनरूफ खोल गई, बढ़िया। लेकिन अच्छा नेचर था। जयपुर से अंकल जी वैसे, और जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था वो भाई साहब गुड़गांव से ही है, विवेक भैया। तो उन्होंने इनके लिए ये सामान भिजवाया था और हमने दे दिया है। चलो जी, अब अपनी ट्रिप को ऑफिशियली शुरू करा जाए, और थोड़ी फास्ट पेस पे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने कुछ ज़्यादा स्लो निकल गए भाई। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। इंडिया मिलते हैं जल्दी, ठीक है। ओके, हाँ जी, राइट लेना, ठीक है ओके जी। हाँ, तो मैं कह रहा था अब जो ट्रिप है ना थोड़ी भाई वो फास्ट पेस में करेंगे हम, क्योंकि मतलब हमने इतने दिन ना बिताए तो नहीं है वैसे किसी कंट्री में, बट आपको इसलिए फील हुआ लंबा क्योंकि हम ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग डालते हैं ना। तो हम तो कंट्री क्रॉस कर जाते हैं 15 से 20 दिन में, लेकिन वो व्लॉग चलते हैं 25 मतलब 40 दिन के आसपास। अगर 20 व्लॉग है तो 40 दिन, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि थोड़ा लंबा खींच रहा है। बट क्या करे भाई, अब ट्रिप ही ऐसी है, 2 बार इंडिया जाना पड़ गया मजबूरी में, जो है देख लीजिए। अब थोड़ा कोशिश करेंगे फास्ट फास्ट जाए, क्योंकि जो आगे के देश है ना, थैंक यू, जो आगे के देश है ना वो मैं ऑलरेडी भाई घूम चुका हूँ। घूम तो मैं थाईलैंड भी चुका था, पर मलेशिया सिंगापुर इतने बड़े देश हैं नहीं, और मैं एक बार आ चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। फटाफट से अब खींचना करेंगे उन देशों से, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा दिन बिताएंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि शिपिंग अगर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड हो गई ना, तो न्यूजीलैंड भी गाड़ी को भेज देंगे, तो मस्त अपना इंडिया टू न्यूजीलैंड बन जाएगी ये ट्रिप पूरी। आज नहीं ट्रैफिक दिख रहा है यार इतना ज़्यादा ना बैंकॉक में। जब हम गए थे भाई साहब क्या ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन आज खाली खाली मस्त हाईवे मिल रहे हैं। और अभी टोल वोल भी आया नहीं है, वैसे मेरे को टोल का सिस्टम इनका पता चल गया है क्या था। इनकी सिटी के अंदर अंदर ही ना एक्सप्रेसवे हाईवे टाइप का बना हुआ है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस एक्सप्रेसवे से चले जाओ या फिर आप नीचे वाली रोड से चले जाओ। नीचे जैसे थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है, एक्सप्रेसवे पे थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है। तो अगर आप नीचे से जा रहे हो तो कोई टोल टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप ऊपर एक्सप्रेसवे यूज़ कर रहे हो तो फिर टोल आते हैं और आपको भरना पड़ता है। तो हम पिछली बार जितनी बार भी जाते थे, गूगल बाबा हमारे हमेशा दिखा देते थे ऊपर से ही, हम ऊपर वाला रास्ता ले लेते थे, और टोल भरना पड़ता था 50 बात 60 बात, मतलब 100-150 रुपये के आसपास। बट अब नहीं, अब अगर ज़्यादा ही जल्दी हो रही होगी हमें तो हम ऊपर वाला रास्ता लेंगे, वरना नीचे नीचे से चलेंगे। पैसा बचाएंगे भैया, बहुत खर्चा होकर है। बाकी बैंकॉक की स्काई लाइन देख लो भाई, और बैंकॉक के हाईवे पे अपनी स्कॉर्पियो एंड दौड़ रही है। ओए होए मज़ेदार भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी भाई जगह दे ही नहीं रही है एम्बुलेंस को, पर वैसे ज़्यादा ही भीड़ लग रही है भाई, क्या ही देंगे। ये सोहन है ना भड़काऊ, कहाँ से देंगे जगह? वो दिख रही है तुम्हें जगह देंगे? बच्चा लग रहा है सोहन, देख रहा दाढ़ी कटवा के। मैं तो कह रहा हूँ क्लीन शेव हो जाओ, पहचान ही नहीं पाएगा सब। 17 का दिखूंगा। अभी कितने के हो? 22 का है, दाढ़ी में लगता है 30 का, और दाढ़ी हटा लेता है तो लगता है 17 का। जब दाढ़ी पूरी उड़ा लेगा तो लगेगा 4 साल का, ठीक है। क्योंकि इसका मुंह ना बहुत छोटा सा है, मतलब ऐसे, तो दाढ़ी की वजह से बड़ा बड़ा लगता है, बट वैसे बड़ा नहीं है मुंह इसका, समझ रहे हो। और ये जाम की बात कर ही रहे थे भाई, देख लो, बोलना ही नहीं चाहिए था, जैसे ही बोला जाम शुरू। अरे भाई बिल्डिंग देखना कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी बना रखी है, hyundai का स्टोर है। चलो भाई लेफ्ट काटते हैं जरा, अगर हमें काटने देंगे तो। ट्रैफिक भाई इसलिए क्योंकि हम सुकुमवित वाले एरिया में आ चुके हैं, हमारा होटल यहीं पे आपको बताया था। इस वक्त मैं सुकुमवित 15 वाली लेन में हूँ, और हमारा होटल है सुकुमवित 11 वाली रोड पे। जहाँ पे हमारा होटल है ना, वहाँ से भाई 500 मीटर पे ही है नाना प्लाजा, जो मैंने आपको दिखाया था। थोड़ा 2-3 वीडियो पिछले कर लेना, दिख जाएगा। हालांकि अंदर शूट करने दिया नहीं था उन्होंने, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, बट आसपास का एरिया दिखा दिया था। तो सही है, हैपनिंग जगह है, रात को भटक लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर ही, और फिर तो कल निकल ही जाना हमें बैंकॉक को टाटा बाय बाय बोल के। चलो जी, फाइनली लड़ झगड़ के ट्रैफिक से मिल ही गई अपनी लेन जहाँ पे होटल है, और काफ़ी हैपनिंग सी जगह है भाई, मस्त। यहाँ पे गाने वाने चलते रहते रात को, और पूरा भरा भरा सा एरिया, ऐसे सुनसान नहीं है। अपने होटल का नाम है एम्बेसडर होटल, आई गेस 4 स्टार या फिर 5 स्टार तो नहीं, 4 स्टार ही है ये। कहाँ है? अच्छा हाँ, वो रहा, वो देखो भाई ग्रीन कलर का लंबा सा बोर्ड है ना। तो मैंने तो बस वही है, जल्दी जल्दी में बुक कर दिया था एयरपोर्ट पे बैठे बैठे ही, ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह देखे नहीं। पार्किंग होनी चाहिए बस वही देखा था, एक फ़िल्टर लगा के, और कुछ नहीं देखा।
चलो जी इन करते हैं। हाँ भाई बड़ा ही है होटल तो, पार्किंग वार्किंग अच्छी है प्रॉपर, और ज़्यादा महंगा भी नहीं भाई, 3200 रुपीज़ का मिला है। तो मैंने कहा ठीक है चलो एक दिन की बात है भर देते हैं। चलो जी भाई इन्होंने तो बाहर ही लगवा दी, वैसे तो सेफ ही है, प्रॉपर्टी होटल की है। बेसमेंट में लगाता फिर आता तो थोड़ा लंबा झंझट पड़ता। वो रहा सामने होटल का रिसेप्शन, यहाँ गाड़ी लगवा दी इन्होंने बढ़िया से भाई। बैग वैग ले लेते हैं बस, चलते हैं फिर। जैसे कि मैंने बताया रेस्टोरेंट पास ही है तो खाना वाना भी खा ही लेंगे। चेक इन कर लेता हूँ एक बार। लेट्स गो जी लेट्स गो। चलो जी चलो। अपना बैग नहीं लाए तुम? कपड़े है इसी में? नहीं वो तो सुबह ले लूंगा। चलो कल क्योंकि हम सोच रहे हैं भाई 8-9 बजे उठ के 10 बजे तक निकल लेंगे। वैसे तो पटाया यहाँ से दूर नहीं है, 2 घंटे का ही रास्ता है। अबे ये क्या कुछ है ही नहीं यहाँ तो। अबे भाई कहाँ है रिसेप्शन? ये तो ऐसा लग रहा है मॉल हो भाई पूरा इतना बड़ा। होटल कहीं से नहीं लग रहा मुझे तो। ये लॉबी पार्किंग ब्लूम है ही नहीं भाई रिसेप्शन। ये देखना मॉल बना हुआ है तो पूरा कपड़ों वपड़ों का। आप दिखाए ये रहा भाई बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इन। वो रहा सामने अपना रिसेप्शन, अपना नहीं मतलब होटल का रिसेप्शन। चलो जी चलो चेक इन कर लिया है फटाफट से। 1000 थाई बात की सिक्योरिटी भी रखवाई है इन्होंने। होता होगा कुछ भाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि अगर आप गंद वंद मचा के जाओगे तो 3000 पेनल्टी है। 3000 थाई बात यानी 8000 रुपये पेनल्टी है। क्लीनिंग फीस मतलब जितने का होटल रूम नहीं लिया हमने उससे ज़्यादा तो भैया क्लीनिंग फीस है इनकी, देख रहे हो। तो इसलिए स्क्वायर विंग में जाना है हमें, 2 विंग्स हैं इनकी यहाँ। 6th फ्लोर, इस पे लिफ्ट तो है। चलो ये रही, लेट्स गो। विस्तारा में ना खाना कुछ खास मिला नहीं मेरे को, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी। चने की सब्जी थी और 2 बंद से थे छोटे से, तो इतना कुछ खास पेट भरा नहीं है। इसलिए भाई अभी पेट पूजा करेंगे, भिंडी पनीर मस्त मज़े आ जाएंगे। जादू देखो, देखा हाथ से ही बंद कर देता हूँ जादू। कमाल। ओ हेलो की हाल चाल। इस होटल में भाई इंडियंस बहुत आ रहे हैं, इसलिए देखो इन्होंने यहाँ पे खाना तो इंडियन नहीं है। क्या सोहन तुम भी। फू नूडल्स दे रहे हो नाम भी, लाक्सा, याकी सोबा, होकेन, खाओसू गाई कैसे कैसे नाम है। दिखने में तो भाई साहब इंडियन लग रही है चीज़ें, देखना जैसे वो बटर चिकन लग रहा है, बट है यहाँ का। चलो 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 निकलो। सुकुम्वित वाले एरिया में ना इंडियंस बहुत आते हैं भाई, तो इसलिए ये जो होटल्स है ना इनमें आपको इंडियंस ही टूरिस्ट दिखेंगे ज़्यादा। एक्चुअल में भाई काफ़ी बड़ा होटल है, मतलब एक ही फ्लोर में इतने सारे रूम्स है। देखना हमारा 638 है, बस आने ही वाला है बिल्कुल एंड में। रूम दिखाता हूँ कैसा है, अगर आप भी सुकुम्वित में रुकने का सोच रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो फिर। तो ये देखो जी इस तरह का रूम है। इधर बाथरूम, बाथ टब भी अंदर शायद से दिखाता हूँ। 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, यहाँ से अपना व्यू है। ठीक है ओवरऑल 3300 रुपये का है, साफ़ सुथरा और रूम का साइज़ भी ठीक है। व्यू तो भाई कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ से, बिल्डिंग है भाई। चलो बाकी फटाफट से अब निकलते हैं खाना खाने। यहाँ पे भाई नहीं बाथ टब नहीं है, नॉर्मल शावर एरिया है बस। ठीक है काफ़ी बड़ा है। हेलो जी हेलो की हाल चाल। चलो जी पेट पूजा डन। पनीर की जो सब्जी थी वो इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन भिंडी बढ़िया थी भाई। 1040 थाई बात का बिल आया, मोटा मोटा भाई 2500 रुपये लगा लो आप। चलो अब देखते हैं नाइट लाइफ यहाँ की थोड़ी बहुत, आसपास क्या चल रहा है सीन। भाई साहब सही में सुकुम्वित वाले एरिया में तो इतने रेस्टोरेंट है ना इंडियन, क्या बताऊं। मतलब 10 मिनट के वॉक में भाई 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट तो दिख चुके हैं। और जो नाना प्लाजा वाला एरिया वहाँ पर भी 3-4 रेस्टोरेंट है। तो वही है, जब इंडियन आ इतने रहे हैं तो उसी हिसाब से भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट भी भर भर के ही है। हमने खाना यहाँ खाया था भाई, ये डोसा किंग लिखा हुआ ना, जस्ट होटल के नीचे ही उतरते ही था। और ये सामने मनी एक्सचेंज भी है, तो यहाँ चल के भाई थोड़ी करेंसी ले लेते हैं, खत्म हो गई है। कार्ड से थोड़ा महंगा सिस्टम पड़ता है, तो अपने पास डॉलर पड़े हैं, डॉलर दे के ना 300 डॉलर दे देता हूँ। इंडिया के 25,000 रुपये हुए, यहाँ के लगभग कितने मिलेंगे 11,000 थाई बात। टोटल 300 डॉलर के दिए इन्होंने, 10,560 थाई बात। मुझे लगा 11,000 के आसपास मिलेंगे, बट
ठीक है चलो, 3-4 दिन ही है, हम तो चल जाएगा काम। वैसे तो एटीएम भी यहाँ पे लाइन से लगे पड़े हैं भाई, आप कैश भी निकलवा सकते हो अकाउंट से, बट जैसे कि मैंने बताया कार्ड से ट्रांजेक्शन के थोड़े एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं। तो बेस्ट रहता है अपना इंडिया से डॉलर लाओ और किसी भी देश में जाके डॉलर चेंज करवा दो। कुछ कुछ कंट्रीज होती है जिसमें कार्ड की ट्रांजेक्शन ज़्यादा बेटर रहती है। बैंकॉक के इस पार्ट में आके ऐसा लगता है भाई जैसे इंडिया में ही घूम रहे हो, क्योंकि इतने लोग दिखते हैं ना आपके इंडिया के आसपास, फील ही नहीं आती कि दूसरी कंट्री में हो आप। बाकी अभी होटल आ गया यार, कुछ था नहीं बाहर ऐसा करने का, तो मैंने कहा चलो होटल रूम में जाके एक बार 1-on-1 वाली बातचीत कर ली जाए थोड़ी। होटल रूम में ना ऐसी डल लाइटिंग भाई, मतलब दिखने में तो अच्छा लगता है बट एज अ यूट्यूबर हमें बड़ी दिक्कत होती है, ढंग से भाई रोशनी ना आए ना तो वीडियो कुछ खास नहीं बनती। तो ट्रिप के बारे में बात कर ली जाए भाई, आगे का क्या प्लान है, कैसे करना है, क्या करना है सब कुछ। तो सबसे पहले तो भाई जो हमारा इनिशियल प्लान था उसमें आपको पता है म्यांमार और वियतनाम दोनों कंट्रीज इंक्लूडेड थी, बट क्योंकि भाई वियतनाम ने हमें एंट्री दी नहीं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी राइट स्टीयरिंग व्हील वाली होती है राइट साइड में, उनकी एंट्री अलाउड नहीं है, लेफ्ट स्टीयरिंग व्हील वाली होती तो वो एंट्री दे देते एजेंट के साथ, मतलब एक गाइड के साथ। तो चलो छोड़ो उस बात को। दूसरा म्यांमार का भी मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, तो जितने लोग म्यांमार में रहते हैं वो काफ़ी ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अनमोल भाई यहाँ पे ना ही आना बढ़िया। और इंडियन गवर्नमेंट की भी जो है वो अपना वो कर दी गई है एक मतलब गाइडलाइन जारी कि जितने भी लोग म्यांमार में हैं शायद से वो निकल जाओ, ऐसा कुछ आया था बीच में, मेरे को पूरी तरह से नहीं पता, बट इन शॉर्ट सेफ नहीं है जाना, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो म्यांमार भी छोड़ो, अब हमारा जो प्लान है वो है भाई थाईलैंड से हम जाने वाले हैं कंबोडिया। कंबोडिया पहले मैं सोच रहा था 20 दिन का घूमने के लिए, सियाम रीप और अपना फेनोम फैन दोनों जगह जाने का, बट वो फेनोम फैन जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है और उसमें बहुत दिन की ट्रैवलिंग भी लग रही है, साथ में मतलब जाना आने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बेटर है सियाम रीप चलते हैं, खाली बॉर्डर के पास ही है, 3-4 घंटे की ड्राइव, अपना 2-3 दिन वहाँ रह के कंबोडिया से थाईलैंड वापस आ जाएंगे, क्योंकि कंबोडिया से आगे सीधा मलेशिया का कोई रास्ता नहीं है, आपको थाईलैंड ही आना पड़ेगा और फिर थाईलैंड से जो है वो मलेशिया जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब कंबोडिया को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, 3-4 दिन में निपटा देंगे, मतलब 3-4 दिन एक सिटी में और 3-4 दिन आने जाने में, मतलब 6 से 8 दिन का जो है कंबोडिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थाईलैंड हम जब एंटर करेंगे तो थाईलैंड से पूरा घूम के साउथ होते हुए कराबी वगैरह के वहाँ से निकल के फिर हमें मलेशिया जाना है। तो उस पूरी ट्रैवलिंग में भी ना अराउंड 1900 किलोमीटर है, तो 3 से 4 दिन तो ट्रैवल करने में ही लग जाएंगे। और फिर मलेशिया एंटर करेंगे, मलेशिया मैं घूमा हुआ हूँ ऑलरेडी, तो कोलालमपुर चल लेंगे और 1-2 दिन वहाँ पे बिता लेंगे बस, मतलब इतना कुछ खास मेरा भी मन नहीं है मलेशिया घूमने का। फिर मलेशिया से फेरी लेके हमें जाना है भाई इंडोनेशिया, फेरी में ही हमारी गाड़ी जाएगी, हम भी जाएंगे। और फिर इंडोनेशिया में बाली तक नहीं जाऊंगा मैं, पूरा नीचे बहुत दूर पड़ जाएगा वो भी, क्योंकि गाड़ी से ट्रैवल करते हो ना भाई आप, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में ही अगर 4 दिन लग रहे हैं, फिर आने में 4 दिन लग रहे हैं, तो उस सिटी को अवॉइड ही करना चाहिए, वरना एक ही कंट्री आपकी 50 दिन की पहुंच जाएगी इसी तरह से अगर खेल खेलते रहोगे इधर से उधर। और हम यूट्यूबर है भाई, हमें वीडियोस बनानी होती है, तो लोग ना बोर हो जाते हैं इतना लंबा लंबा कंटेंट देख के एक एक कंट्री का। तो इसलिए अब सोच लिया है मतलब मेन सिटीज़ जाएंगे हर कंट्री की, और वहाँ से ही उल्टा लौट के दूसरी कंट्री में एंटर कर जाएंगे। बाकी मैंने बताया कि मैं इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक बार घूम चुका हूँ, इंडोनेशिया की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, बाली जकार्ता सब जगह गया था फ्लाइट से, तो वो आप देख लेना। मलेशिया की बनाई है, सिंगापुर की बनाई है, थाईलैंड की भी बनाई हुई थी, लेकिन इस बार भी घुमा ही दिया थाईलैंड अच्छे से। कंबोडिया मैं कभी नहीं गया था, तो कंबोडिया मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है ये, तो कंबोडिया थोड़ा घूम लेंगे अच्छे से। अच्छा, मलेशिया के बाद हम गए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से वापस आएंगे मलेशिया, फिर मलेशिया से एंटर करेंगे हम सिंगापुर, और शिपिंग जो होएगी ना हमारी वो होएगी सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया तक की सीधा। तो ये अभी तक का पूरा प्लान है भाई। ऑस्ट्रेलिया जहाँ तक मुझे लग रहा है हम पहुँच जाएंगे 1 जून के आसपास, मतलब सिंगापुर से शिप होएगी 15 या 20 मई को, तो 20-25 दिन पहुंचने में लगेंगे सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया गाड़ी को, और हम भी 1 जून को फ्लाइट पकड़ के अपना ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में मेरा इनिशियल प्लान था 1.5-2 महीने घूमने का, बट अगेन लोग कह रहे हैं बोर हो जाएंगे, तो 2 महीने नहीं पर 1 महीना तो बनता है भाई, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी कंट्री है, 1 महीना तो देना चाहिए। अगर और मज़ा आ रहा होगा, लोगों को ही मज़ा आ रहा होगा तो एक्सटेंड कर देंगे। मेरे पास तो 3 साल का वीज़ा है, वैसे भी जितने मर्जी दिन रहूँ, एक बार में मैं 3 महीने रुक सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे ऐसा कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है सारा। मेरे को जो 3-4 सिटीज़ घूमनी है, मेरा जो ड्रीम है वो मैं घूम लूँगा भाई 30 दिन में, मुझे पता है। लेकिन उसके अलावा भी लोग डिमांड करेंगे कि इस सिटी जाओ, ये कंटेंट बनाओ, लोगों को पसंद आ रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मैं उसको 1 महीने की जगह 1.5 या 2 महीने का भी खींच दूंगा। देन मैं ऑस्ट्रेलिया से भाई घर जाऊँगा, डायरेक्टली मैं न्यूजीलैंड नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड शिप करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड शिप करके एक बार इंडिया वापस जाऊंगा, हमारा घर वर का सारा काम हो चुका होगा, तो एक बार वो फाइनल करके अपना पूजा वूजा करवा के वहाँ पे हवन करवा के
फिर मैं निकलूंगा न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड तो ज़्यादा दिन नहीं घूमूंगा, 15-20 दिन में बहुत है। और न्यूजीलैंड से फिर वापस गाड़ी आ जाएगी इंडिया। अच्छा, मेरा न्यूजीलैंड से भी प्लान बन रहा है वैसे तो, जापान वगैरह शिफ्ट करवाने का, साउथ कोरिया, जापान, या फिर देखते हैं किसी और देश में। पर वो प्लान अभी फाइनल नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। अपनी ट्रिप जो है वो नमस्ते ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म होएगी या लास्ट टू लास्ट न्यूजीलैंड में ख़त्म होएगी, सीधा गाड़ी फिर अपनी इंडिया आ जाएगी। तो ये प्लान है, थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। व्लॉग्स ऑल्टरनेट डेज पे ही आएंगे, हर रोज़ करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई पिछली सीरीज़ में काफ़ी लोग कहते हैं लंदन सीरीज़ में आप रोज़ डालते थे, तो उस वक्त चलाने वाले भाई 2 लोग होते थे गाड़ी, अभिषेक भी मैं भी। तो वो गाड़ी चलाता था तो मैं लैपटॉप में काम कर लेता था, फुटेज ट्रांसफ़र, एडिटिंग, अपना अपलोडिंग वगैरह। लेकिन अब मुझे ही गाड़ी चलानी होती है, पूरा कंटेंट भी देखना है, शूट भी करना है, सब कुछ, और फिर एडिटिंग भी फाइनल मैं ही देखता हूँ। रोहन है साथ में, केशव भी करता है, बट फाइनल आउटपुट जो है वो मेरा ही लगता है 1.5 से 2 घंटे का। और वो पूरे दिन ट्रैवलिंग करके हर रोज़ रात को निकालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब बॉडी की, दिमाग की, सब ऐसी तैसी मच जाएगी। तो इसलिए ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग आएंगे। शूट भले ही मेरे रोज़ हो रहे हैं, बट मैं रोज़ एडिट करके अपलोड नहीं कर पाऊंगा, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ऑल्टरनेट डेज पे रखेंगे। और दूसरी चीज़, थोड़ा गैप भी रहेगा वीडियोज़ में, तो सही रहता है, अपना बफर मिल जाता है बीच में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो। ठीक है जी, बाकी जून जुलाई तक हमारा ऑस्ट्रेलिया का पूरा खत्म हो जाएगा, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में। और इसके व्लॉग्स जो है वो मैक्स टू मैक्स अगस्त एंड या फिर सितंबर में चलेंगे। मतलब जब मैं अगस्त में इंडिया चला जाऊंगा ट्रिप खत्म करके, फिर तो मैं रेगुलर डाल दूंगा रोज़ रोज़ अपना, एक दिन में 2 मांगोगे 2 भी डाल दूंगा वहाँ जाके तो। और अगस्त के एंड तक हम पूरी सीरीज़ को वाइंड अप करके ऐसे पैकअप जो भी बोलते हैं भाई, बैकअप नहीं पैकअप ही होता है शायद, हाँ, तो कर देंगे। ठीक है जी, तो अच्छे कमेंट्स करो, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। आने वाले सालों में, महीनों में और भी अच्छी ट्रिप्स आएंगी भाई। आई नो ये कंट्री थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, लंदन ट्रिप में हर 2 दिन में एक कंट्री चेंज हो रही थी, यूरोप ऐसा था, बट यहाँ पे भाई 20-20, 25-25 दिन एक कंट्री को देने पड़ रहे हैं बड़े साइज़ की वजह से। मेरे लिए भी कभी कभी बोरिंग हो जाता है, तो ऑब्वियसली लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा, बट कोई नहीं भाई, अब देश है इतना बड़ा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें, है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रास्ते काट दो अपने, मैं आ रहा हूँ आपके देश में, अब जो है वही दिखाऊंगा मैं। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ तो चांद से ला के यहाँ पे रख नहीं दूंगा कि कंटेंट बन जाएगा तगड़ा। जैसी रोड है, जैसे सिग्नल है, जैसे गाँव है, जैसे शहर है, वैसे के वैसे ही दिखा दिया। अब बोरिंग है इंटरेस्टिंग है वो मुझे नहीं पता भाई, मुझे आना था, मेरा सपना था, बस वो पूरा हो रहा है। अब व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं भाई, पैसे रिकवर हो जाए, मेरे को तो उतना ही चाहिए बस, उससे ज़्यादा क्या ही बंदा डिमांड करेगा। ठीक है जी, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।